हाँ देखिए इधर सुनिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये डायमंड वगैरह तो देख लिया था, ऑप्टिकल फाइबर देखा था हम लोगों ने, है ना। और हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर के यूसेस भी तो देख लिए थे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन भी देख ही लिया होगा कि कौन सा मटेरियल है जो ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है। तो बाबू ये बिहार बोर्ड ही ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही आंसर होगा सिलिका। क्या होता है तो लिख लीजिएगा, सिलिका होता है, वो सिलिका से बनता है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। चलिए, बिहार बोर्ड 2016-2018 पूछता है हाँ शांत रहिए। बिहार बोर्ड 2016-2018 पूछता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना। क्या बताइए, ऑप्टिकल फाइबर का जो कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा है, जिसमें रे ऑफ लाइट जो था एक बार अंदर चला जाता था तो अंदर न रह जाता था। बताओ ना ये कौन से फेनोमेना के ऊपर डिपेंड करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एम्स का है, कह रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम। पहले तो आप इसको काट लीजिए, यहां मैक्सिमम करिएगा, ये गलती से हो गया है। क्या हो जाएगा मैक्सिमम, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल एंगल्स, हो गया हाँ, एट द एयर कोर इंटरफेस ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इफ N1 एंड N2 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इंडेक्स नहीं इंडाइसेस होना चाहिए, आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो बाबू ये है तुम्हारा कोर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है N1, ये मान लिया जाए क्या है बताइए क्लैडिंग, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है N2 दिया हुआ है। तो बताइए ना, एयर कोर इंटरफेस इसी को ना बोला जाएगा, अरे इसी के ना, इधर में एयर है उधर में क्या है कोर है, तो यहां से आपको एक रे ऑफ लाइट को भेजना है, सुन रहे हो, ये तो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है, रे ऑफ लाइट को क्या करना है भेजना है। अब सुनिए, अगर आप बहुत ज्यादा एंगल पर भेजिएगा ना, देखिए प्रॉब्लम क्या होगा। बहुत ज्यादा एंगल पर जैसे आपने भेज दिया तो ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ ना मुड़ेगा, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, हो सकता है कि ये वाला जो एंगल हो वो क्रिटिकल एंगल से कम हो, ऐसा हो सकता है। तो क्या अगर ये क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो ये घूमेगा कि वापस, सॉरी मतलब यहां से ये रिफ्लेक्ट होगा कि इस मीडियम में चला जाएगा, चला जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, तो ये वाला जो एंगल है थोड़ा इसको हम लोग कम करते हैं, जा इस वाले एंगल को थोड़ा कम करते हैं। काम करिए, इस वाले एंगल को कम करके आप इतना करिए। देखिए ना, पहले जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो ये था, अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ये ना है, तो क्या होगा, रे जो है थोड़ा और मुड़ेगा कि नहीं ऐसे। तो बाबू अगर ये रे मुड़ेगा तो मुड़ के तो कुछ ऐसा इधर ना जाएगा, बताइए इसके रेस्पेक्ट में ये वाला एंगल बड़ा है कि नहीं जी। तो यहां पर TIR नहीं हुआ था, लेकिन संभावना है कि यहां पर TIR हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि हम इसको बहुत ज्यादा एंगल पर नहीं भेजेंगे, ज्यादा एंगल पर भेजने का एक लिमिट होगा कि सुनिए 30 डिग्री से ज्यादा पर मत भेजिएगा। अरे बोलो ना, मान लो बाबू की ये वाला रे तो खैर अंदर आ गया, इसी में कोई होगा ऐसा बीच में, बोलो कोई होगा ऐसा बीच में जहां पर जब आपने फेंका होगा तो ये, सॉरी फेंका होगा बोल रहा हूँ, एक्चुअली उधर अभी हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं ना, तो ये फेंका होगा जो थोड़ा सा है, हाँ दिमाग में आ जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि बीच में कोई ऐसा एंगल होगा जिस एंगल पे जब आपने भेजा होगा, बोलिए, तो वो रे सरफेस के क्या हो गया होगा, तो यही ना हो गया आपका क्रिटिकल एंगल IC। अरे बोलिए, तो इस एंगल से अगर ज्यादा एंगल पर भेजिएगा तो TIR नहीं होगा, इस एंगल से कम एंगल पर भेजिएगा तो जाके TIR होगा। यानी भेजने के मैक्सिमम एंगल की एक लिमिट होगी, इससे ज्यादा एंगल पर आप नहीं भेज सकते हैं। अरे आप समझ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहां कटवा के क्या करवाया है, मैक्सिमम करवाया, कि ज्यादा से ज्यादा हम किस एंगल पर भेजें, अरे बोलिए कि TIR हो इसके अंदर,
तो उसके लिए कंडीशन क्या है, ज्यादा से ज्यादा उस एंगल पर भेजिएगा जिस एंगल पर रे ऑफ लाइट क्या हो जाए, सरफेस के पैरेलल हो जाए। अरे बोलिए। चलिए तो उस फोटो को हम लोग एक बार फिर से बढ़िया से बनाते हैं। हाँ चलिए ठीक है, बढ़िया। अब देखिए ज्यादा से ज्यादा अभी हम फिलहाल इसी एंगल पर फेंकेंगे, फिर बोल रहा हूं फेंकेंगे, इसी एंगल पर भेजेंगे। तो मान लीजिए कि ये घूमने के बाद कुछ इस तरीके से ये आईसी बना रहा होगा, तो ये वाला जो रे होगा वो सरफेस के पैरेलल हो जाएगा कि नहीं। हाँ, इससे ज्यादा एंगल पर भेजिएगा तो ये जो रे होगा वो इधर आ जाएगा, और उस केस में जो एंगल होगा आईसी से कम होगा, और आईसी से कम होगा तो ये रे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यही है वो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल एंगल। सुन भी रहे हो? तो चलो आराम से देखते हैं। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 ना है, इसका क्या है, n2 है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन आईसी जो होता है, साइन आईसी जो होता है वो म्यू ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन म्यू ऑफ डेंसर मीडियम है। तो म्यू ऑफ रेयरर मीडियम का मतलब n2 हो गया, और म्यू ऑफ डेंसर मीडियम का मतलब n1 हो गया। बोलिए अब बताइए, अगर ये आईसी है और हम थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ा लें तो कौन बताएगा ये एंगल कितना होगा? अरे बाबू रे, ये टोटल 90 डिग्री है, ये आईसी है तो ये कितना होगा, 90 माइनस आईसी हो जाएगा। अरे बोलो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस क्या, आईसी हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाओ, इधर में तो एयर ना है, इधर में क्या है, तो स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या लिखोगे, 1 साइन थीटा। अरे 1 साइन थीटा ही ना लिखोगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर। इसमें बताइए n1 है तो n1 साइन 90 माइनस आईसी, n1 साइन 90 माइनस क्या, आईसी। और आपने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा का मतलब होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अरे बोलो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो जो भी इसका आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। और याद है 90 पे चेंज होता था कि नहीं, 90 पे चेंज हो जाता था, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। तो इसका आंसर आएगा प्लस कॉस आईसी, प्लस कॉस आईसी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n1 कॉस क्या, आईसी। अब आप बताइए कि साइन आईसी है इतना, कॉस आईसी कितना होगा। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा है बचपन में कि कॉस स्क्वायर या कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पढ़ा है ना 10th क्लास में। अरे ये वहां से आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक बात बताइए, कॉस आईसी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आईसी। तो बताइए साइन थीटा इज इक्वल टू n1, और इसकी जगह पे हम लोग रखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आईसी, और साइन आईसी की वैल्यू है n2 बाई n1, तो n2 का स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर, ऐसा करके हो जाएगा। बोलो ना, ठीक है। इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करोगे n1 का स्क्वायर इधर जाएगा, तो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, और नीचे में है देखो n1 का स्क्वायर, और वो n1 का स्क्वायर क्या बन के बाहर निकलेगा, n1 बन के बाहर निकलेगा, और वो n1 इस n1 को काट देगा। तो यहां से तुमको देखो साइन थीटा मिलने वाला है, ये n1 कट चुका है इस n1 से, अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, n1 स्क्वायर माइनस क्या, n2 स्क्वायर। क्लियर है? और अगर हमको थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन को इधर लेके आ जाएंगे, साइन इनवर्स अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। आपको मन करे, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सीरियस हैं तो आप इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में अगर कुछ न्यूमेरिकल पूछता है तो यही पूछेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा किस एंगल पर भेजें, तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, है कि नहीं क्या। अरे साइन इनवर्स, साइन इधर जाएगा ना, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, कहां गया, अरे यही ना है, हाँ, साइन इनवर्स n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी मतलब अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ठीक, बढ़िया है। कहाँ का सवाल है ये, एम्स का है। चलिए ठीक है, दोबारा समझना है, हाथ उठाइए।
अरे किसी को दोबारा समझना है? सुजीत को समझना है दोबारा? यार ये कौन सी बात हो गई? सवाल था, आप सुन लो, जब पूछ दिए तो। सवाल ये था कि हम किस ज्यादा से ज्यादा एंगल पर फेंके, ज्यादा से ज्यादा एंगल पर भेजें कि TIR हो, मतलब ये रे जो है उस मीडियम में ना जाए। तो कहने का ढेर ज्यादा एंगल पर भेज देंगे ना, तो जैसे यहां से भेजे थे तो ऐसा गया था, और तब यहाँ छोटा एंगल बन रहा था तो ये बाहर निकल सकता था। तो ज्यादा से ज्यादा आप उस एंगल पर भेजिए कि यहाँ पर जो रे हो वो पैरेलल टू द सरफेस हो जाए, तो कम से कम पैरेलल ना चल जाएगा, इस मीडियम में तो नहीं ना जा रहा है। हाँ, तो उस केस में इस एंगल को हम लोग IC कहते हैं। तो हम जानते हैं, पढ़े हैं हम लोग, रिवीजन आप लोग कर रहे हैं ना? अरे कम से कम ये चैप्टर ठीक है ना आपका? तो हमने पढ़ा है कि साइन IC इज इक्वल टू होता है म्यू ऑफ एरर अपन म्यू ऑफ, आप चाहें तो इसको स्नेल्स लॉ से भी आप प्रूव कर सकते हैं। N2 साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू N1 साइन IC, आप इसे भी करिएगा तो साइन IC आपको मिल जाएगा N2 बाई N1। फिर हमको ये पता करना था कि हम मैक्सिमम किस एंगल पर फेंकें, सॉरी किस एंगल पर भेजें। तो कहने का मतलब है कि आप इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाइए और इसको बढ़ाइए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये कितना एंगल है? ये 90 डिग्री है। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा ही ना होगा, तो ये IC है तो ये 90 माइनस IC हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे आपको स्नेल्स लॉ लगाना है। स्नेल्स लॉ कहता है μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R। तो μ1 के रूप में हम एयर का ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? तो 1 साइन और I की जगह थीटा ना है, तो 1 यहां मैंने लिखा नहीं था, तो 1 साइन थीटा बराबर, बताइए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? अरे कितना है? N1 है, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 माइनस IC ना है, तो N1 साइन 90 माइनस IC, मैंने वही लिखा, μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R। तो ये लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस IC कॉस IC हो गया। और हम जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस IC जो होगा वो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर IC होगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो बस सॉल्व करिएगा, आपको मिल जाएगा ऐसा। ठीक, ये सवाल ये किसने पूछा है? AIEEE। तो AIEEE को आप JEE मेन समझिए। कब का है ये? 2009 का है, ये 2005 का था। इसमें भी वही सवाल है, बाहर में बस क्या है बताइए? एयर है। बाहर में क्या है? एयर है। और इसमें इसने बोला है कि बताइए हम किस एंगल पर भेजें कि लाइट रे जो है ग्रेजेस अलोंग द वॉल। ग्रेजेस अलोंग द वॉल का मतलब हुआ वॉल के अलोंग ही चला गया वो। तो आपको नहीं लग रहा है एग्जैक्टली पिछला वाला ही सिचुएशन है? बोलिए, जिसमें N1 जो है ना, अब की बार बाबू दिया हुआ है कितना? 2/√3, और N2 के रूप में हम क्या लेंगे? 1, क्योंकि एयर है। तो आप बताइए क्या पढ़ा आपने? साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट N1 का स्क्वायर माइनस, यही ना पढ़ा आप लोगों ने अभी? या थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स N1 का स्क्वायर अंडर रूट N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। तो आप बताइए N1 की जगह पे हम लिखेंगे 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ना। अब ये सॉल्व होके कितना आएगा? बोलो, 4/3 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/3। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/3, और रूट चढ़ेगा ना ऊपर। अरे 1 के ऊपर क्या रूट चढ़ेगा? है तो पूरे के ऊपर, लेकिन इसको रहने दीजिए, ऐसे कर लीजिए। और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√3। कौन सा ऑप्शन है? तो इसीलिए मैंने कहा कि ये रिजल्ट अगर याद रहेगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम डायरेक्ट अप्लाई करके आंसर ला देंगे, अदरवाइज सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस ना हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं TIR के कुछ और यूजेस की। एक यूज तो हमने देखा था मिराज में कैसे होता है, दूसरा देखा था डायमंड में, तीसरा देखा था हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर में। एक और जगह हम लोग यूज करते हैं TIR का, वो है
वो है रे के पाथ को मोड़ने में। अब मान लीजिए आपको रे का पाथ 90 डिग्री मोड़ना है, चाहे 180 डिग्री मोड़ना है, तो हम कैसे TIR के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले लेते हैं एक प्रिज्म। क्या लेते हैं? प्रिज्म समझते हो ना, 5 फेसेस वाला। हाँ, ट्रायंगुलर थोड़े होता है। हाँ मतलब ऐसे सामने से देखोगे तो ट्रायंगुलर दिखेगा, अदरवाइज इसके 5 फेसेस होते हैं। याद है हम लोगों ने देखा था ये। अरे इसी टाइप का ना होता है, जिसमें ये वाला एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो ऐसे जस्ट सामने से देखोगे तो तुमको बस इतना दिखेगा, और क्या। ठीक है, तो प्रिज्म है ये। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे जैसे मान लो कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। अब आदमी है तो अब इसमें से रे ऑफ लाइट निकल रहा है, तो एक रे ऑफ लाइट निकल के बाबू यहाँ गया। अच्छा, ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, तो ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? ये तुम समझ रहे हो ना, 45 होगा। अब अगर रे यहाँ पहुंचा, एक और बात है कि यहाँ इसको क्रॉस करते समय ना कोई दिक्कत नहीं होगा, जो आता है सीधा ही जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब वो डेंसर से रेयरर में जा रहा होता है, TIR का खतरा रहता है। आप समझ रहे हैं? डेंसर से रेयरर में आते समय TIR का खतरा रहता है। तो एक काम करिए, थोड़ा सा यहाँ पर आप ड्रॉ करिए नॉर्मल। तो नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ना। तो अगर ये 45 डिग्री तो ये कितना होगा? अरे ये 90 ना है, तो ये भी 45 होगा। ये टोटल कितना है बोलो? अरे बोलो जल्दी। तो 90 है, ये 45, तो ये भी कितना? ये जितना सफेद कलर का कर्व ड्रॉ किया है सब 45 डिग्री है। और आप याद करिए, मैंने आपको लिखवाया है, ग्लास के केस में 45 डिग्री पे TIR होता है। क्या लग रहा है ये बाहर निकलेगा? नहीं, TIR होगा इसका। TIR का मतलब हुआ कि इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो आने वाला रे नॉर्मल के साथ 45 डिग्री बना रहा है, जाने वाला रे भी नॉर्मल के साथ 45 डिग्री बनाएगा। तो 45 डिग्री बना के ऐसे ही ना सीधा निकलेगा। अरे बोलिए, इस प्रकार हमने इस प्रिज्म की सहायता से, इस प्रकार हमने TIR की सहायता से पाथ ऑफ रे को 90 डिग्री मोड़ दिया। क्लियर है? अच्छा, मान लीजिए सर से निकल के गया, वैसा पैर से भी तो निकलेगा। फिर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे कि नहीं? अगर ये 45 तो ये कितना? 45, तो ये भी कितना? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 45 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। और हमने पढ़ा है कि 45 डिग्री पे तो TIR होता है, यानी ये चल जाएगा ऊपर ऐसा। तो बताओ, B से निकलने वाला लाइट यहाँ पहुंचा, बोल दो। A से निकलने वाला लाइट यहाँ पहुंचे, तो इमेज ऐसा ही ना बनेगा। ए, उल्टा बोला, लेटा हुआ है, लेटा हुआ है, समझ रहे हो? तो इमेज उस टाइप का बनेगा, मतलब यहाँ स्क्रीन रखोगे ना तो इमेज जो होगा वो ऐसा लेटा हुआ बनेगा। अरे देखना रे, A का यहाँ पहुंचा, B का यहाँ पहुंचा, ठीक है। तो मेन मकसद हमारा बस रे को मोड़ना ही था। ये फोटो मैंने अपने तरफ से बना दिया है खाली, ठीक है। किसी ने कहा कि रे ऑफ लाइट को जो है, रे ऑफ लाइट को आप 180 डिग्री मोड़िए, तो वी विल बी यूजिंग द सेम प्रिज्म बट विथ सम अनदर ओरिएंटेशन। थैंक यू। हाँ, ये देखिए, प्रिज्म वही है, ये 90 डिग्री है, ये जो है वो क्या है बताइए? ये 90 डिग्री है, और जाहिर सी बात है ये कितना होगा? 45, और ये भी होगा 45 ना। अब मान लीजिए कि वो कोई आदमी है, कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसमें से हम लोग रे ऑफ लाइट को निकाल रहे हैं, और बेचारे के सर से लाइट निकला, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सीधा जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है जाने से। हाँ, यहाँ पर TIR का खतरा हो सकता है, क्योंकि बाबू रे जो है वो डेंसर से रेयरर में जा रहा है। तो इस खतरे के लिए हम लोग सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करके देख लें। तो नॉर्मल ड्रॉ किया, अब बताओ ये 45, तो ये कितना? 45, और ये टोटल 90, तो ये भी कितना? और मैंने क्या कहा, ग्लास के केस में 45 डिग्री पर TIR होता है, ये रे बाहर नहीं निकलेगा। TIR होगा 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस और 45 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ऐसा नीचे चला गया।
हाँ बोलिए। अब देखिए एक बार फिर वो खतरा, खतरा अभी बरकरार है। नहीं खतरा है, खतरा नहीं है। रे डेंसर से रेयरर में एक बार फिर से जाने की तैयारी में ना है। और ऐसे केस में TIR का खतरा होता है। उसके लिए पहले क्या ड्रॉ कर लो। अब तुम बताओ ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा। अरे तुम ऐसे समझो ना कि ये 45 है तो ये 45 होगा ना। अब ये 45 तो ये भी, क्योंकि ये टोटल 90 होना है। और मैंने तुमसे क्या कहा, 45 डिग्री केस में TIR क्या लग रहा है बाहर निकलेगा। जी नहीं, 45 पर आया, 45 पर जाएगा सीधा निकल गया कि नहीं। बताइए हमने रे ऑफ लाइट को कितने एंगल पे मोड़ दिया। 180 पे आ रहा था ऐसे या जाने लगा ऐसे, हमने ऐसे मोड़ दिया। इज इट क्लियर। अभी बताइए कि सर से निकला तो गया, पैर से भी तो निकलेगा। यहाँ बताइए नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एक बार फिर से, ये 45 डिग्री है कि नहीं। और बताइए ये ऐसा भागेगा, फिर नॉर्मल ड्रॉ करिएगा, ये 45 है कि नहीं, तो फिर इधर भागेगा। तो इस प्रकार मतलब जो भी रे आएगा उसको ये 180 डिग्री मोड़ देगा। अब आप बताइए मुड़ी का सॉरी सर का जो इमेज है वो यहाँ ना बनेगा। अरे यार सर से निकलने वाला रे ऑफ लाइट यहाँ पहुंच रहा है और पैर से निकलने वाला यहाँ पहुंच रहा है, उल्टा होगा। अगर स्क्रीन रखोगे यहाँ तो इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा। तो खैर इमेज कैसा बन रहा है वो यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। इमेज कैसा बन रहा है वो यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि रे को हमने 180 डिग्री मोड़ दिया है। रे को हमने क्या किया है, 180 डिग्री मोड़ दिया, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए एक बात और, क्या है कि कभी रेस को बेंड करना होता है ना, बहुत जगह रे को बेंड करने की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग ना मिरर्स का इस्तेमाल जनरली नहीं करते हैं। आप कितना भी बढ़िया मिरर क्यों ना लीजिए, मिरर 100% रिफ्लेक्शन नहीं का रहता है। मिरर में हम लोग सिल्वरिंग ना करते हैं तो 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस सिल्वरिंग करके पेंट करके बना पाना पॉसिबल नहीं है। मिरर में भले हम लोग बहुत महंगा मिरर खरीदते हैं, बहुत क्लियर इमेज आता है तो क्या है, लेकिन एकदम 100% क्लियर इमेज आपको नहीं मिलेगा। मिरर जो है ना वो कुछ रेज को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। 100 रे अगर गया उसमें भले रिफ्रैक्शन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे रेज को वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब भी कर लेता है। हो सकता है 10 गो रे को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसीलिए रेज को मोड़ने के लिए मिरर ना यूज करके हम लोग जनरली प्रिज्म का ही इस्तेमाल करते हैं। एक बचपन में आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, पेरिस्कोप आपने बनाया होगा। हाँ पेरिस्कोप आपने बनाया होगा। आप मैं उसके बारे में बता देता हूँ पेरिस्कोप क्या है। आपको पता पेरिस्कोप क्या है, पता है। हाँ साइंस एग्जीबिशन में सबसे कम दाम का वो बना, जूता का डिब्बा लेते थे हम लोग, लखानी जन डब्बा लेते थे और क्या करते थे, डब्बा में 2 गो छेद करते थे, बड़ा छेद हो गया, एक यहाँ और एक, और फिर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर एगो मिरर लगा देते थे। ये क्या है, मिरर है। और फिर यहाँ पर भी एक मिरर लगा दिया, ये भी क्या है। अब होगा क्या कि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा ना, एकदम शांत रहिए, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका रे यहाँ जाएगा। अब ये मिरर इसको ऐसा मोड़ ना देगा, नहीं समझ में आ रहा है, मिरर मोड़ देगा, फिर ये मिरर इधर मोड़ देगा और आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपकी आंख तक ये पहुंचा देगा। तो मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर ना है, हम देख यहाँ से रहे हैं, फिर भी हमको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो इसका इस्तेमाल हाँ कहाँ होता है, सबमरीन में होता है। हाँ बहुत बढ़िया। सबमरीन में हम लोग पानी के नीचे होते हैं और हमको देखना है कि पानी के ऊपर कोई जहाज वहाज है कि नहीं, दुश्मन का जहाज, तो इसका इस्तेमाल होता है। या फिर नॉर्मल कहीं लड़ाई हो रहा होता है, युद्ध हो रहा होता है, तो अक्सर जो इधर वाला सेना है तो बंकर में ना छुपा होता है, वो लोग क्या करता है, कोड देता है। हाँ ऐसा क्या कहा जाता है उसको, क्यारी टाइप का बना देता है, पॉइंट टाइप का बना देता है, हाँ नहर टाइप का बना देता है, और वो उसमें ऐसे छुपा रहता है, समझ रहे हो। अब बीच बीच में निकल के गोली चलाता है। अब मान लो कि कोई सिपाही ऐसे नीचे छुपा हुआ है और उधर 1-1.5 घंटे से फायरिंग नहीं हो रहा है तो फायरिंग नहीं हो रहा है तो अपना ऐसा मुंडी निकाल के देखेगा ना कि है कि चला गया है। आपको क्या लग रहा है, मुंडी निकालेगा तो बच जाएगा। आप लोग
आप लोग पबजी में छोड़ते हैं, तो पबजी में नहीं छोड़ रहे हो तो वो छोड़ देगा। वो भी कहीं छुपा होगा पेड़ उड़ के पीछे, वो भी देख रहा होगा कि मुंडी निकालो तो सही। क्योंकि बाबू अगर आप अपना सर उठाइएगा तो आपकी आंख से पहले क्या ऊपर जाएगा? सर ना ऊपर जाएगा। नहीं, बाल बांका नहीं होगा, लेकिन अगर सर मान लो चला गया, सर पहले ना जाएगा, तुरंत गोली मार देगा वो। तो इसीलिए वो लोग क्या रखता है? पेरिस्कोप रखता है। तो पेरिस्कोप से ऐसा ऊपर करके यही से देख लेगा कि सामने में कोई है कि नहीं, है कि नहीं। तो अगर आप पेरिस्कोप बढ़िया क्वालिटी का खरीदिएगा, शांत हो जाइए, बढ़िया क्वालिटी का पेरिस्कोप अगर आप खरीदिएगा तो यहाँ रे को 90 डिग्री बेंड करना है। मिरर ना यूज करके क्या यूज करेगा वो प्रिज्म का इस्तेमाल करता है। ये थोड़ा महंगा हो जाएगा। तब बाइनोकुलर होता है, अरे दूरबीन, तो दूरबीन में भी होता है, इधर बड़ा बड़ा होता है सामने वाला। तो इस पूरे रे को मोड़ के आपकी आंख तक पहुंचाना होता है। अरे आपने देखा होगा, देखने वाला छोटा छोटा होता है, नजदीक नजदीक। अरे मूवीज में होता है ये, हाँ ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो आंख के पास होता है छोटा छोटा और नजदीक होता है, और जिससे आप देखते हैं वो दूर होता है। तो उसमें भी सारी रेज को मोड़ के कहां पहुंचाना होता है? आंख तक। तो अगर कम दाम का दूरबीन ऐसा मेला वाला में जाके खरीदिएगा तो उसमें रेज को मोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है मिरर्स का इस्तेमाल होता है। हाँ, लेकिन अगर महंगा खरीदिएगा, 10,000 12,000 का दूरबीन खरीदिएगा, तो उसमें रेज को मोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? प्रिज्म इस्तेमाल होता है। क्योंकि TIR में 100% रेज का रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ कोई रे एब्जॉर्ब नहीं होता है। क्लियर है? तो एकदम क्रिस्टल क्लियर इमेज आपको दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है कि 2 नंबर का सवाल है, CBSE है। बोल रहा है कि प्रिज्म की सहायता से किसी रे को कैसे मोड़ना है आपको? 90 डिग्री मोड़ लेंगे ना। और उसका ये भी बोल रहा है, हेलो ऐसा थोड़े है कि 2 नंबर दे देगा, खाली ऐसा फोटो बना दोगे तो 2 नंबर देगा। आओ दे रहा है, हाँ दे रहा है, 2 नंबर दे दे। एक और काम करवाएगा ये तुमसे। ये बोल रहा है कि पहले रे डायग्राम तो आप बना लीजिए। शांत रहो, चुप। रे डायग्राम तो बना लीजिए। तो रे डायग्राम हम बना लेंगे, ऐसे जाके ऐसे चला गया। अरे बोलना रे। लेकिन ये भी बोल रहा है कि इसके लिए नेसेसरी कंडीशन बताइए। तो 1 मिनट सुनिए। अगर आपको यहां मोड़ना है, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन हम लोगों ने डिराइव किया है। म्यू शुड बी ग्रेटर देन √2। एकदम तुमको याद नहीं आ रहा होगा ऐसे। अरे यार ये 45 डिग्री था, तो साइन आई शुड बी ग्रेटर देन 1/μ। याद आया? साइन 45 डिग्री ग्रेटर देन 1/μ रहे तो म्यू ग्रेटर देन √2 नहीं आया था। और इसी के बाद मैंने लिखवाया था कि ग्लास के केस में 45 डिग्री पे TIR होता है। तो ये 2 बातें, इन 2 बातों का आप जिक्र करिएगा तब CBSE आपको 2 नंबर देता है। हलवा नहीं है ये, ठीक है। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम बहुत तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि एक बड़ा डेरिवेशन करना है और समय हमारे पास कम है। फुल कंसंट्रेशन के साथ एक बार में ही समझिएगा, दोबारा पूछने का आपके पास मौका ही नहीं होगा। नहीं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं एक बार में समझना। हो ही नहीं सकता है यार कि मैं समझाऊं अगर तुम समझना चाहो। रुको, डायलॉग सुनो। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं समझाऊं और तुम समझना चाहो और ना समझ में आए। ऐसा हो सकता है क्या? इसीलिए एक बार में। चलो इधर देखो, कहानी है प्रिज्म से रिलेटेड। और प्रिज्म कुछ इस तरीके का एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। जनरली हम लोग ग्लास वगैरह यूज करते हैं, जिसके देखा जाए तो 5 फेस होते हैं। बोलो, एक ये फेस, ये एक फेस, ये नीचे बेस हो गया, सामने ट्रायंगुलर, पीछे ट्रायंगुलर फेस, तो 5 गो नहीं हो गया। बोलो, प्रिज्म जो है, शांत रहिए, इसको जब हम लोग ऐसे थियोरिटिकली कभी हमको इसको अगर ड्रॉ करना हो तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। इतना हमारे पास फुर्सत थोड़े होगा 3D में ड्रॉ करने का, तो हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपको जो लाइन दिख रहा है, एक्चुअली ये कोई लाइन नहीं है, पूरे का पूरा एक फेस है।
अरे फेस है भाई, ये भी क्या है, फेस है, और ये उसका बेस है। इसको अगर हम ए बी और सी से डिनोट करें, तो जब रे ऑफ लाइट को आप ऐसे भेजिएगा ना, तो पहले तो आप नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, हल्ला नहीं करिए, क्या करिए, नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। अब आप बताइए कि रे ऑफ लाइट जो है वो क्या सीधा जाएगा, तो कहां जाएगा, रेयरर से डेंसर में ना जा रहा है, तो रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा कि नहीं। चलिए हम इसको नॉर्मल की तरफ मोड़ते हैं, तो नॉर्मल की तरफ हम तो बहुत इतना भी मोड़ सकते हैं, इतना भी मोड़ सकते हैं, इतना, लेकिन ऐसे मोड़ते हैं दिखने में सुंदर लग रहा है अगर वो बेस के पैरेलल है तो। क्या, अरे नॉर्मल की तरफ मुड़ा तो है ना। अब एक बार फिर से इसका रिफ्रैक्शन होगा, यानी प्रिज्म कितनी बार रिफ्रैक्शन का रहता है, 2 बार, एक बार एंटर करते समय, एक बार बाहर निकलते समय। तो यहां पर भी आप नॉर्मल तो ड्रॉ करिएगा। अब यहां पर रे जो है वो डेंसर से रेयरर में जा रहा है, डेंसर से कहां जा रहा है, रेयरर में, बोलो, डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर ना भागेगा, यही ना नॉर्मल है, दूर भागेगा तो कहां जाएगा बताइए, इधर कहीं जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि प्रिज्म का मकसद होता है किसी भी रे को अपने बेस की तरफ मोड़ देना। जा, रे को कैसे भी भेजोगे, प्रिज्म हमेशा उसको कहां मोड़ने की कोशिश करता है, अपने बेस की तरफ। देख रहे हो, जा रहा था ऐसे ऊपर, जाने लगा इधर, बेस की तरफ मोड़ा कि नहीं, बेस नीचे ही ना है, नीचे मोड़ देगा। क्लियर है। चलिए, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमेशा से बोला जाता रहा है। इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। बाबू ये वाला जो एंगल है ना प्रिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का ये जो एंगल है, जिसको हम एंगल ए कह रहे हैं, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। बोलिए, एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये होता क्या है, तो इट इज द एंगल बिटवीन 2 रिफ्रैक्टिव सरफेसेस। एक रिफ्रैक्टिव सरफेस ये हुआ, अरे पहला रिफ्रैक्शन यही से ना हुआ है, दूसरा रिफ्रैक्शन यहां से ना हुआ है, दोनों के बीच के एंगल को ही बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर है। चलिए अब हम इसके लिए कुछ डेरिवेशंस करेंगे। आइए, ये बड़ा सा प्रिज्म है, नाम है बेचारे का ABC। क्या नाम है, ABC नाम है इसका, ठीक है। अब हमने एक रे को भेजा, ये देखिए, तो नॉर्मल तो ड्रॉ करिएगा, नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। रे सीधा तो जाएगा नहीं, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, तो मुड़ के मान लीजिए वहां गया। एक बार फिर से समझ रहा हो ना, एक बार में सब लोग समझ रहे हैं ना, एक बार में समझना ये। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम बिहार बोर्ड पूछेगा कितने नंबर में, एकदम पूछेगा ही, ये पूछेगा ही, एकदम लिख के रखो तुम। तो बाबू ये देखो, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब रे क्या सीधा चला जाएगा, नहीं, वो तो नॉर्मल से दूर भागेगा। अरे यही ना नॉर्मल है, दूर भाग के इधर चला गया। इसको बोला जाता है, अरे इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इमरजेंस। अब आप बताइए, यहां जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो यही ना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को ही ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। हमने उसको डिनोट कर दिया कैसे, R1 से। अब सुनिए, यहां जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसमें यह है रिफ्रैक्टेड रे और यह है इंसिडेंट रे, तो यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस। हे भगवान, अरे यही रे ना आया है टकराने। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भले है, लेकिन हम इसको दिखा रहे हैं R2 से। थोड़ा सिमिलर दिखेगा, ये R1 तो वो क्या R2 है। क्लियर है। लेकिन इस वाले रिफ्रैक्शन के लिए ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ, मैंने ओवरऑल इसको हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंस बोल रहे हैं, लेकिन इस वाले रिफ्रैक्शन के लिए ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। चलिए, मेन मकसद हमारा है डेविएशन देखना, क्योंकि प्रिज्म ने रे को डेविएट कर दिया है कि नहीं। रे बेचारा जा रहा था ऐसे, अगर ये नहीं होता तो सीधा जाता है, लेकिन बेचारा जाने लगा ऐसे। तो आखिर इस प्रिज्म में रे को कितना मोड़ा है, कितना मोड़ा है, ये जानने के लिए हम इसको भी पीछे बढ़ाएं। तो ऐसे जा रहा था, ऐसे जाने लगा, अरे तो इतना ही ना मुड़ा है ये,
एंगल ऑफ डेविएशन को याद है, हम लोग डेल्टा से दिखाए थे, पहली बार प्लेन मिरर में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या बोल रहे हो? बहुत अच्छा। अब क्या है, हम बाकी सब एंगल्स भी निकालेंगे, हम ये वाला एंगल भी निकालेंगे कि कितना है, ठीक है? तो बच्चों, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये वाला लाइन और, ठीक है, समझ रहे हो ना कौन सा वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है? तो बताइए ये वाला एंगल और ये पूरा इक्वल होगा कि नहीं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कि नहीं? तो अगर ये आई तो ये भी आई। अब अगर ये पूरी आई तो ये कितना है? R1। तो ये कितना होगा? अरे पूरा आई था तो आई में से R1 को घटा लोगे तो ये I माइनस R1 नहीं होगा। क्या बात है यार, कमाल के आदमी हो तुम लोग। ये देखो, ये बताओ, ये लाइन, शांत रहिए, और कौन सा लाइन बताइए इंटरसेक्टिंग लाइन है? X बन रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये वाला एंगल कितना है? E। तो ये भी तो E होगा। अब अगर ये पूरा E है और ये R2 है, ये कितना होगा? E माइनस R2 होगा, E माइनस R2 होगा। क्लियर है? अब सुनिए, हम बात करेंगे थोड़ा इस ट्रायंगल की। एक काम करते हैं, कुछ नाम देते हैं इसको भी, हम लोग P नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम क्या दे देते हैं? Q। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं R, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, माने PQ जो है वो आने वाला रे है, RS जो है वो जाने वाला रे है। बात करेंगे इन ट्रायंगल AQR। तो ये वाला जो एंगल है ना, जिसको हम एंगल Q बोलेंगे, अरे इस ट्रायंगल के लिए एंगल Q यही ना है, ये भी एक्चुअली हमको निकालना है। ये पूरा भी हमको, ये पूरा भी हमको, देख रहे पूरा है ये? बोलो हाँ हाँ, ठीक। बताओ बच्चों, ये टोटल कितना है? रुको, मैं जिसकी बात कर रहा हूं पहले वही बताना तुम। ये और ये, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये कितना है? कितना है बोलो? क्योंकि ये है सरफेस और ये है नॉर्मल, एंड नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। क्या बात है? तो अगर ये पूरा 90 है, जिसमें ये कितना है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस R1। अरे पूरा 90 है, पूरा कितना है? 90। हाँ, पूरा 90 है और ये R1 है, तो ये 90 माइनस R1 ही ना होगा। ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस R1। क्या बोलते हो? सिमिलरली हमको लग रहा है तुम बेचैन हो उधर वाला बताने के लिए ना। आइए मैं आपकी बेचैनी दूर करूं। ये देखिए, पूरा बताइए कितना है? ये पूरा बताइए, पूरा बताइए। ये पूरा 90 है, जिसमें ये R2 है, तो ये कितना होगा? ये पूरा है 90, उसमें से R2 घटा लीजिएगा, मिल जाएगा 90 माइनस R2 है कि नहीं है? हाँ बोलिए जल्दी। अब आइए हम लोग डेरिवेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल AQR। AQ और क्या? R। तो तीनों एंगल्स का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल A प्लस ये वाला एंगल 90 माइनस R1 है, अरे ये वाला, तो हम लिखेंगे 90 माइनस R1 प्लस ये वाला एंगल कितना है? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, 90 माइनस R2 है, तो प्लस 90 माइनस, अब बराबर कितना? 180 डिग्री। अब आप बताइए 90 90 180, 180 से 180 कट गया। क्या बात है? माइनस R1 माइनस R2 को उधर लेके जाएं तो बताइए A बराबर क्या होगा? R1 प्लस, ये रिजल्ट एक प्रिज्म के लिए हम लोग याद रखेंगे। जिस चीज को बॉक्स में डाल दूं समझ लेना वो रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अब आइए फोटो में ढूंढते हैं कि ये रिजल्ट बोल क्या रहा है। ये है R1, ये है, और R1 और R2 को जोड़ दोगे तो तुमको मिल जाएगा A। एंगल ऑफ प्रिज्म मिलेगा क्या जोड़ने से? R1 और R2 को जोड़ने से। अरे हाँ बोलिए। चलिए अब हम बात करेंगे डेविएशन की। किसकी? डेविएशन। डेविएशन ही निकालना हमारा मेन मकसद है। बोलो। अरे यार तुम लोग क्या रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो? मैं बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी करना है। बात करेंगे डेविएशन की। डेविएशन की तो बाबू डेविएशन के लिए तो हमको ये वाला ना ट्रायंगल देखना होगा। कौन सा वाला? ये वाला ना ट्रायंगल देखेंगे। तुमको दिख रहा है मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ? हाँ, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो इस ट्रायंगल में आपको नहीं लग रहा है कि ये जो होगा दिस प्लस दिस होगा? अरे बाबू ये ऐसा कहानी है, तो दिस प्लस दिस बराबर दिस नहीं होता है।
तो बताओ ना, डेविएशन जो है जिसको हम डेल्टा से दिखा रहे हैं, दिस का मतलब क्या, i माइनस R1, और दिस का मतलब क्या, e माइनस R2। तो डेविएशन होगा i माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। अभी बताइए, i प्लस ई को एक साथ रखिए, दोनों में से माइनस को कॉमन लीजिए, तो R1 प्लस R2 होगा। और बच्चों R1 प्लस R2 किसके बराबर है, a के बराबर है। तो द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी i प्लस ई माइनस ए, i प्लस ई माइनस ए। क्या बोलते हो, i प्लस ई माइनस। चलिए ठीक है, अब सुनिए, हमारा इंटरेस्ट जो होता है ना, एक प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन निकालने में होता है। आप देखिए और बताइए कि अगर हम इस रे को ऐसे ऐसे करें, समझ रहे हो, तो कहने का मतलब ये भी तो ऐसे ऐसे होगा, और ये भी तो बाबू ऐसे ऐसे होगा, और तब ये भी तो ऐसे ऐसे होगा। तो एक ऐसा भी समय आएगा कि किसी खास एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये जो डेविएशन होगा वो सबसे मिनिमम होगा। हमको मिनिमम डेविएशन चाहिए जिंदगी में। हमको क्या चाहिए, मिनिमम डेविएशन। मैक्सिमम डेविएशन चाहिए तुमको, मैक्सिमम डेविएशन चाहिए ना, तो 5 मंजिला पर से उठा के पटक देता हूं, तो कहां जा रहे होगे, एक के बार कहां जाने लोगे, 180 डिग्री का डेविएशन। इससे ज्यादा डेविएशन नहीं होता है। तो जिंदगी में मैक्सिमम डेविएशन चाहिए, तो जाइए कूद जाइए कहीं से, ठीक है। लाइफ में हमको चाहिए मिनिमम डेविएशन। क्या चाहते हो, हम कम से कम भटके, है कि नहीं। तो हम प्रिज्म के केस में जब मिनिमम डेविएशन ढूंढ रहे थे ना, शांत हो जाइए, फॉर द केस ऑफ प्रिज्म जब हम लोग मिनिमम डेविएशन ढूंढ रहे थे, तो इट वॉज फाउंड, ये पाया गया प्रैक्टिकली कि डेविएशन तब मिनिमम होता है जब ये R1 और R2 बराबर होता है। जा R1 और R2 क्या होता है, हाँ, तो हम लोग लिखेंगे फॉर क्या, फॉर मिनिमम डेविएशन R1 विल बी इक्वल टू क्या, इधर जगह इधर छापते हैं, R1 विल बी इक्वल टू क्या, R2। और बाबू अगर R1 और R2 बराबर है तो वो कितने को बराबर होगा, नहीं 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 नहीं, इंडिविजुअली बताइए। अगर ये R1 और R2 आपस में बराबर है, R1 और R2 अगर आपस में बराबर है, तो आप बताइए उनका रिश्ता इस A के साथ कैसा होगा, A/2 होगा भाई। अरे ये A/2, ये A/2 तबे ना मिल के A होगा, क्योंकि हमको इनको बराबर भी तो रखना है। तेरे की लॉजिकल बात है, मैं चाहूं तो प्रूव कर सकता हूं, लेकिन जो चीज लॉजिक से हो जाए, उसके लिए कॉमन सेंस से हो जाए, उसके लिए किसी बात के प्रूफ की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये और ये मिल के ये होगा, और ये दोनों बराबर है, तो आधा आधा ही ना होगा। हाँ, तो ये उस केस में हो जाएगा A/2। क्लियर है। अच्छा अच्छा, एक और बात है बाबू, रुको 1 मिनट। इस लाइन को ना मैं थोड़ा सा चाह रहा हूं कि यहां लिखूं। ये फॉर क्या देख रहे थे हम लोग, फॉर मिनिमम डेविएशन देख रहे थे, बोलिए ना। यहां जो है ना, यहां मैं थोड़ा स्नेल्स लॉ लिखना चाहता हूं, क्योंकि देखिए रिफ्रैक्शन हमने 2 बार करा दिया, और देखिए अभी तक हमने स्नेल्स लॉ नहीं लिखा। आप समझ रहे हैं उसके आत्मा भी कितनी बेचैन होगी, स्नेल्स की आत्मा। आइए हम उसकी आत्मा को शांत करें और इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लिखें। तो इधर तो एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, और जाहिर सी बात है इधर भी क्या होगा, एयर होगा। जब सराउंडिंग के मीडियम का कोई जिक्र ना हो, तो सराउंडिंग का मीडियम हम क्या मानते हैं, हम एयर को ही मानते हैं। क्लियर है। अब सुनिए, हम लोग स्नेल्स लॉ कैसे लिखेंगे, μ1 sin i बराबर μ2 sin r। तो बताओ यहाँ μ1 कौन है, बोलो तुम, ऋषभ बोलो, ऋषभ। एयर इज μ1, एयर इज द मीडियम, 1 बोलिए, तो इसका μ1 कितना होगा, तो 1 लिखो कि बताओ, छोड़ दूं, गलती से लिखा गया, मैं छोड़ रहा था लेकिन लिखा गया। बताओ मैं लिखूं कि छोड़ दूं, बोलो। छोड़ दिया जाए। 1 कौन लिखता है भाई, तो 1 साइन आई, तो मैंने 1 साइन आई का मतलब सिर्फ साइन ना आई, ठीक है, बराबर μ2 sin r, तो μ2 की जगह पे म्यू, r की जगह पे
R1, R की जगह पे यहां जो रिफ्रैक्शन हुआ है उस रिफ्रैक्शन में यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस और यह है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लिखाएगा म्यू साइन क्या, बताओ जल्दी। म्यू साइन क्या, R लिखाएगा, बोलो जल्दी। नहीं नहीं सॉरी R नहीं ना, R1 लिखाएगा, R1 लिखाएगा। अब आइए हम यहां पर रिफ्रैक्शन कराते हैं, वहां पर भी रिफ्रैक्शन कराते हैं। एक बार फिर से भाई, म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन R। तो बताइए यहां पर म्यू1 की जगह पे कौन है? अरे बोलना भाई, म्यू है। हाँ, तो क्या लिखा जाएगा? म्यू साइन R2। ये है इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल, तो यही ना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो म्यू साइन R2। लेकिन एक काम करते हैं ना, हम उसको इधर लिखते हैं, म्यू साइन R2 को इधर लिख, क्या दिक्कत है, हम कहीं आगे पीछे लिख सकते हैं। इधर बताइए क्या है? एयर है, तो लिखा जाएगा 1 साइन E बराबर हो जाएगा 1 साइन E। तो 1 लिखा नहीं जाएगा और खाली लिखा जाएगा साइन E। ये स्नेल्स लॉ हम लोगों ने लिख लिया दोनों रिफ्रैक्शंस के लिए। हाँ, अब वापस आ जाते हैं यहां। जब ये प्रैक्टिकली देखा गया कि भाई मिनिमम डेविएशन कब होगा, तो पाया गया कि ये तब होगा जब ये R1 और R2 बराबर हो। और कितना हो जाए? A/2 हो जाए, क्योंकि R1 और R2 को मिलके तो A होना है। अब अगर ये कहानी मिनिमम डेविएशन वाली है, किसकी है? मिनिमम डेविएशन वाली है, तो उस केस में R1 और R2 इक्वल ना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम R2 की जगह पे भी R1 रख सकते हैं। फॉर मिनिमम डेविएशन R2 की जगह पे हम लोग R1 रख सकते हैं, R2 की जगह पे R1 रख सकते हैं। तो ये म्यू साइन R1 और ये भी हो जाएगा म्यू साइन, क्या बात है, ये तो RHS बराबर हो गया। तो LHS भी, अगर ये भी म्यू साइन R1 ये भी म्यू साइन R1, तो ये दोनों भी तो बराबर हो गया। यानी साइन I विल बी इक्वल टू साइन E, यानी I विल बी इक्वल टू E। तो इसका मतलब हुआ कि मिनिमम डेविएशन के केस में ना सिर्फ R1 और R2 बराबर होता है, बल्कि I और ये कंडीशंस हैं। अरे बोलिए, हाँ, तो I विल ऑल्सो बी इक्वल टू क्या? E। ये सब कंडीशन है, क्लियर है? अब सुनो बच्चों, क्या है कि अगर हमको अब ये जो डेविएशन है इसको मिनिमम कर लेना है, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, बताइए? मिनिमम डेविएशन। चलिए नए पेज में हम लोग लिखेंगे मिनिमम डेविएशन की। तो हम E की जगह पे क्या लिख सकते हैं? I लिख सकते हैं। तो E की जगह I रखोगे तो I प्लस I क्या? नहीं सॉरी यहाँ ना है। हाँ, E की जगह I रखोगे तो क्या होगा? 2I माइनस A हो जाएगा। तो डेल्टा मिनिमम जो होता है, अगर आप इसको मिनिमम करना चाहते हो तो E की जगह I रखिएगा, I 2I माइनस A हो जाएगा। दिस विल बिकम 2I माइनस A। बस 2 मिनट इंतजार करिए, खत्म हो रहा है 2I माइनस A। अब आप इसको इधर लेके आइए। अरे बोलिए, तो यहां से एक्चुअली हमको I निकालना है, तो A को इधर लेके आओगे ना और 2 को नीचे लेके जाओ, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस A ना, और ये 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। बोलिए, हाँ, तो ऐसा तब होगा जब डेल्टा मिनिमम आपको कराना है, उस केस में आपको I इतना रखना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनिए, इस वाले इक्वेशन में ये जो स्नेल्स लॉ आपने लिखा था, इसमें अब हम I की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे और R1 की जगह पे A/2, क्योंकि बातें हो रही है मिनिमम डेविएशन वाली। मिनिमम डेविएशन के केस में I इतना होता है और R1 इतना होता है। लिखा जाए बाबू, साइन I है तो साइन I की जगह पे डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाई 2 बराबर, ये क्या, ये म्यू है, तो ये हमने देखो म्यू लिखा, और साइन R1 की जगह पे क्या लिखा? A/2। R1 की जगह पे लिखिए A/2। यहां से हम म्यू निकालेंगे तो साइन A/2 को कहां लेके जाएंगे? तो म्यू बराबर हो जाएगा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन क्या? A/2। और यहां तक हमको पहुंचना था। हालांकि इसके आगे भी है कुछ, वो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो देखेंगे। कोई समय कम है तुम लोगों का, 1 मिनट रुक जाइए, हो गया है, समय हो गया है। तो यहां तक हमको पहुंचना था। अब देखिए ये बिहार बड़ी तो 1 नंबर का है। बिहार देखिए पूछा है वो कितने नंबर में पूछा है? 5 नंबर में। सही है,
5 नंबर में पूछा है। ये भी वही है। अरे ये भी कितने में पूछा है? 5 नंबर में पूछा है। सीबीएसई हालांकि पूछता है, सीबीएसई कहीं और पूछा है, सीबीएसई यहाँ पूछा है। कितने में पूछा है? 3 नंबर में पूछा है। तो किसी को ये समझना है फिर से? हैं? वीडियो से समझिएगा, वीडियो समझ। किसी को फिर से समझना है ये? समझ में आ गया है? समझ में आया है? हाँ समझ में आया, ठीक है, थैंक यू।